प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं निरंतर वीडियो दे रहा था, उसमें मैं बता रहा था पिछले वीडियो में छत्रपति शिवाजी के बारे में। तो मराठा साम्राज्य 2 भागों में विभक्त है। प्रथम छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में, शिवाजी के बाद संभाजी हुए, संभाजी के बाद राजाराम हुए, ताराबाई हुई और अंतिम छत्रपति शाहू हैं। और मराठा का जो उत्कर्ष है वो फिर पेशवाओं के अधीन उत्कर्ष होता है। तो आज के वीडियो में पेशवाओं को लेकर मैं प्रस्तुत होने जा रहा हूं आपके बीच। यह भी आपके लिए काफी अति महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, पेशवा है ना। तो यहाँ पर पहले एकदम ध्यान देना है, क्रम बाय क्रम, स्टेप बाय स्टेप। बालाजी विश्वनाथ राव ये प्रथम पेशवा है और इनका डेट है 1713 से 1720। ये प्रथम हो गए। द्वितीय नंबर पर है बालाजी प्रथम, बालाजी बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम, और ये है 1720 से 1740। तीसरे पेशवा हैं बाजीराव नाना साहेब और ये हैं 1740 से 1761। चौथे पेशवा हैं माधव राव प्रथम और ये हैं 1761 से 1772। इसके बाद है पांचवें नंबर पर नारायण राव और ये है 1772 से 1773। इसके बाद छठे नंबर पर है रघुनाथ राव और ये है 1773 से 1774। सातवें नंबर पर है माधव राव द्वितीय, जिसको नारायण राव द्वितीय भी कहा जाता है, वो 1774 से 1796 है। और आठवें नंबर पर अंतिम पेशवा आते हैं, उसका नाम है बाजीराव द्वितीय और ये 1796 से 1818। और इनके बेटे थे धोदू पंडित नाना साहब, जो 1857 की क्रांति में भाग लिए। तो फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल आप क्रम बाय लिख लेंगे कि प्रथम पेशवा जो है बालाजी विश्वनाथ भट्ट हैं 1713 से 20। द्वितीय पेशवा है बालाजी बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। तीसरा पेशवा है बालाजी बाजीराव नाना साहब 1740 से 61 और चौथे पेशवा है माधव राव प्रथम 1761 से 72। उसके बाद हैं आपके नारायण राव 1772 से 73। इसके बाद है रघुनाथ राव 1773 से 1774। इसके बाद है माधव राव द्वितीय या नारायण राव द्वितीय 1774 से 1796 और अंतिम पेशवा माने जाते हैं बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818। इसके बाद बैठते हैं नाना साहब, है ना, धोदू पंडित, जो 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं। तो मैं आज पहले नंबर पर जो पेशवा है बालाजी विश्वनाथ के बारे में डिटेल से आज को बता रहा हूं आपके बीच। ध्यान दीजिए। तो शीर्षक है प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट 1713 से 1720। ध्यान दीजिए, पेशवा जो है एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है अग्रणी नेता। फारसी में पेशवा एक शब्द आया है जिसका अर्थ क्या होता है, अग्रणी नेता। अब शिवाजी के समय जो अष्टप्रधान थे, वो अष्टप्रधान में छत्रपति के बाद सबसे बड़ा पद पेशवा का होता था, जिसे प्रधानमंत्री कहते थे। लेकिन शाहू के समय यह पेशवा का पद वंशानुगत हो गया
और यह आगे चलकर ये वंशानुक्रम में आपको जो 8 बताए हैं वो वंशानुक्रम हो गया शाहू के समय पेशवा। अब यह जो पेशवा है विश्वनाथ राव, इसका जन्म 1 जनवरी 1662 को श्रीवर्धन के कोंकण के महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ हुआ? 1 जनवरी, कोंकण, गांव है श्रीवर्धन, कहाँ हुआ? 1662 में महाराष्ट्र। एक चितपावन ब्राह्मण थे, चितपावन ब्राह्मण थे यह। तो 1 जनवरी 1662 को कोंकण के श्रीवर्धन में विश्वनाथ भट्ट का जन्म हुआ और ये चितपावन ब्राह्मण थे। और यह जो चितपावन ब्राह्मण होते थे जो कोंकण में निवास करते थे, अपनी बुद्धि के कारण यह पूरा लोकप्रिय लोग होते थे। इतिहास में जो भी कोंकण के ब्राह्मण हुए वह इतिहास में कुछ अद्वितीय काम किया। जैसे अद्वितीय काम पेशवा विश्वनाथ भट्ट ने किया, प्रथम विश्वनाथ भट्ट ने किया। आगे चलकर तिलक भी ये कोंकण ब्राह्मण ही थे जो बहुत काम किए थे। अब आइए, जो विश्वनाथ भट्ट है इसके जो पूर्वज हैं इसको कर लेते थे, टैक्स लेते थे, और इसलिए इनके पूर्वज जो है कर संबंधी टैक्सेशन अच्छी जानकारी थी, इसलिए विश्वनाथ भट्ट को भी कर संबंधी अच्छी जानकारी थी। और इसी कारण जो है यह 1696 में यह जो है पूना के सभासद हो गए। और बाद में कर ऐसी अच्छी जानकारी के कारण जो सेनापति थी, मराठा सेनापति धनानजी यादव, धनानजी यादव के यहाँ यह नौकरी कर लिए। कौन नौकरी कर लिए? विश्वनाथ भट्ट। धनानजी यादव जो सेनापति थे उनके यहाँ इनको नौकरी मिल गई। इसके बाद जो है धीरे धीरे क्या हुआ, स्थिति ये हुई कि औरंगजेब के मरने के बाद जो है मुगल सम्राट बैठे, जो है औरंगजेब के मरने के बाद मुगल सम्राट जो बैठे है ना, उन्होंने साहू को रिहा कर दिया। किसको रिहा कर दिया? साहू को। और साहू जो है, साहू और ताराबाई के बीच जो है खेरा का युद्ध हुआ 12 अक्टूबर जो है 1713। ठीक है, 12 अक्टूबर 1713 को खेरा का युद्ध होता है। 1700 यहाँ 12 होगा फ्रेंड्स। 12 अक्टूबर 1712 को खेरा का युद्ध होता है, जिसमें जो है विश्वनाथ भट्ट जो है साहू का साथ देते हैं और जो है खेरा का युद्ध जो है साहू जीत लेता है। और विश्वनाथ भट्ट के कृपा से ही साहू छत्रपति बनते हैं। और यही कारण है कि 1708 में जो है 12 अक्टूबर 1700, यहाँ गलती हो गई है, 1708 होगा। तो यह जो है 1708 में जो साहू इनको सेनकर्ते का पद देते हैं। सेनकर्ते का मतलब सेना का व्यवस्थापक, सेना का व्यवस्थापक बनते हैं जो है विश्वनाथ भट्ट। साहू के सेनकर्ते का पद देते हैं खेरा का युद्ध जीतने के बाद। इसके बाद क्या होता है कि साहू जो है 1713 में, साहू 1713 में विश्वनाथ भट्ट को पेशवा घोषित करते हैं। क्या घोषित करते हैं? पेशवा घोषित करते हैं। और पेशवा बनने के बाद जो धनानजी यादव थे, उनके जो पुत्र थे वो चंद्रदेव यादव, वो ताराबाई से मिले हुए थे। यानी चंद्रदेव यादव किससे मिला हुआ था? ताराबाई से मिला हुआ था, जिसके कारण धनानजी यादव के यहाँ नौकरी छोड़ दिए। और बाद में दोनों में युद्ध होती है, चंद्रदेव यादव और विश्वनाथ भट्ट के बीच। चंद्रदेव यादव को वो हरा देते हैं विश्वनाथ भट्ट। इसके बाद जो है पश्चिम भारत में, जो पश्चिम भारत थे, जहां कोंकण थे, जहां पर जो है नौसेना होती थी, वह कान्होजी आंग्रा, कान्होजी आंग्रे के नेतृत्व में यह स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे। नौसेना को लेकर पश्चिम भारत में यह स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे। तो कान्होजी आंग्रे को विश्वनाथ राव हराकर साहू के पक्ष में कर लेते हैं, जिससे कि साहू की स्थिति काफी मजबूत हो जाती है। तो विश्वनाथ राव बहुत ही चतुर व्यक्ति हैं। अब होती है कि उस समय मुगल के दरबार में काफी षड्यंत्र हो रहा था। और मुगल के दरबार में जब षड्यंत्र हो रहा था तो उसी में क्या कि विश्वनाथ भट्ट जो है उसका वो फायदा उठाए
और छत्रपति के शाहू के लिए एक बहुत बड़ा योजना बनाए। और उस समय मुगल सम्राट फर्रुखियत थे और उसके प्रधानमंत्री थे अब्दुल्ला खां और सेनापति थे मीर हुसैन अली, जिसको सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है, अब्दुल्ला खां को, मीर हुसैन अली को। और इसी दोनों भाई का फर्रुखियत के शासनकाल में अच्छी चलती थी। फर्रुखियत नाम मात्र के थे, बाकी शक्ति अब्दुल्ला और मीर हुसैन अली के पास ही थी। तो क्या होता है कि फर्रुखियत और अगला जो मुगल उत्तराधिकारी है रफू दराज के बीच मतभेद होता है और इस मतभेद का भरपूर फायदा उठाते हैं विश्वनाथ भट्ट, मुगल के जो षड्यंत्र है। और उसके बाद क्या होता है कि मीर हुसैन अली जो सैयद बंधु हैं, सेनापति हैं, मीर हुसैन अली फर्रुखियत के, अब इसके साथ विश्वनाथ भट्ट का क्या होता है, दिल्ली का समझौता होता है, दिल्ली का समझौता होता है। और इस समझौता किसके किसके बीच होता है, मीर हुसैन अली जब फर्रुखियत के सेनापति हैं, जो सैयद बंधु हैं, पेशवा विश्वनाथ भट्ट, और इसके बीच समझौता होता है, मीर हुसैन अली और विश्वनाथ भट्ट के बीच दिल्ली का समझौता होता है। तो दिल्ली के समझौता के तहत क्या होता है कि यह 6 प्रांत में कौन कौन, बरार, बीदर, मध्य प्रांत, खानदेश, हैदराबाद और कर्नाटक, इस जगह से चौथ लेने का अधिकार जो है दिल्ली के समझौता के तहत विश्वनाथ भट्ट यानी शाहू को मिल जाता है। कितने प्रांत से चौथ लेने का मिलता है, 6 प्रांत से। मैंने लिखा है बरार, बीदर, मध्य प्रांत, खानदेश, हैदराबाद और कर्नाटक। अब क्या होता है, इस चौथ के बदले 10 लाख रुपया सालाना, कितना सालाना, 10 लाख सालाना जो है मुगल सम्राट को दिया जाएगा, 10 लाख सालाना। और मुगल के जो कैद में बंद हैं, कौन बंद है, शाहू, और उसकी पत्नी कौन है, सावित्री बाई, और भाई कौन बंद है, मदन सिंह, उसको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। और बदले में जो है विश्वनाथ भट्ट क्या करेंगे, 15,000 सेना मीर हुसैन अली को देंगे। कितना सेना देंगे, 15,000 जो सेना जो है मीर हुसैन अली को प्रदान किया जाएगा। और मुगल सम्राट जो है फर्रुखियत को गद्दी से उतारा जाएगा। ये समझौता गुप्त समझौता होता है दोनों के बीच, जिसे दिल्ली का समझौता कहते हैं। फिर एक बात ध्यान से सुनिए कि यह जो दिल्ली का समझौता होता है, यह प्रथम पेशवा विश्वनाथ भट्ट के बीच होता है और सेनापति मीर हुसैन अली के बीच होता है, जिसका मकसद है कि सम्राट फर्रुखियत को गद्दी से उतारना है और नए नवाब रफी उद्दौलाज को गद्दी पर बैठाना है। तो इसके लिए क्या होता है समझौता में, नंबर 1 बात, 6 प्रांत खानदेश, बरार, बीदर, मध्य प्रांत, हैदराबाद और कर्नाटक से चौथ लेने का अधिकार शाहू को प्राप्त हो जाता है। इसके बदले 15,000 सेना जो है शाहू प्रदान करेगी मुगल वंश को, और 10 लाख रुपया सालाना जो है वो मुगल वंश को भेंट प्रस्तुत करेगा। इसके बाद मुगल के कैद में जो बंद है शाहू और उसकी पत्नी सावित्री बाई और मदन सिंह को रिहा किया जाएगा। ये दिल्ली समझौता की प्रमुख बातें थी और ऐसा ही हुआ। और यह जो शाहू की 15,000 सेना मीर हुसैन अली से मिल गई और उसके बाद सम्राट फर्रुखियत को गद्दी से उतार दिया गया। किसको गद्दी से उतार दिया गया, सम्राट फर्रुखियत को गद्दी से उतार दिया गया और नया मुगल जो राजा है रफी उद दराज को बनाया गया। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यह दिल्ली का समझौता करा के शाहू छत्रपति के अधिकार में काफी वृद्धि कर दी गई, कर व्यवस्था इतनी मजबूत कर दी गई, कई प्रांत से कर लेने लगे, जिसके कारण जो शाहू छत्रपति हैं उसकी पूरे साम्राज्य में टैक्सेशन व्यवस्था मजबूत हो गई और यह बहुत मजबूत स्थिति में विश्वनाथ राव जो है शाहू को पहुंचा दी। इसके बाद शाहू की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो मराठा संघ का निर्माण किए। जीवन के अंतिम दिनों में वो अस्वस्थ रहने लगे, बीमार पड़ने लगे और बाद में यह महान पेशवा बीमारी के कारण 12 अप्रैल 1720 को मृत्यु हो जाता है। 12 अप्रैल 1720 को जो है
किसकी मृत्यु हो जाती है? प्रथम पेशवा विश्वनाथ राव की मृत्यु हो जाती है। फिर साहू ने, छत्रपति साहू ने इसके प्रथम पुत्र बालाजी बाजीराव प्रथम को गद्दी पर बैठाते हैं और वो काफी बड़ा साम्राज्य को स्थापित कर देता है, बालाजी बाजीराव प्रथम। तो अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं बालाजी बाजीराव प्रथम को बताने जा रहा हूं, आप पेशवा को भी ध्यान पूर्वक सुनेंगे और एक एक बिंदु को इसको नोट करेंगे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशवा से भी क्वेश्चन आते हैं। और यह बता दें कि यह जो दिल्ली का समझौता हुआ, इसे भी मैग्ना कार्टा कहा गया। कौन इतिहासकार इसे मैग्ना कार्टा कहा? तो रिचर्ड टेम्पर। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है महासमझौता। तो इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में आप फ्रेंड्स देखे होंगे कि सम्राट फर्गसूर्य ने अंग्रेज को महासमझौता दिया था, है ना? और वो महासमझौता था दस्तक प्रणाली, उसको भी मैग्ना कार्टा कहा गया। और मीर हुसैन अली और विश्वनाथ भट्ट जो प्रथम पेशवा, उसके बीच जो समझौता हुआ, उसको भी मैग्ना कार्टा कहा गया। कौन इतिहासकार कहा? रिचर्ड टेम्पर। और मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है महासमझौता। इस मैग्ना कार्टा के कारण जो है साहू छत्रपति की स्थिति काफी मजबूत हो गई, आर्थिक रूप से वो काफी सुखी संपन्न हो गए, कई क्षेत्रों से चौथ आने लगा, जिससे काफी जो है वहां पैसा आने लगा और खुशहाली होने लगी। इसके बाद इस पेशवा की मृत्यु हो जाती है। फिर साहू जो है बालाजी जो है बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त करते हैं, विश्वनाथ राव के प्रथम पुत्र होते हैं बाजीराव प्रथम, उसको पेशवा बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूं पेशवा बाजीराव प्रथम को लेकर। आप ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाइए, बच्चे को भी शेयर कीजिए और भरपूर इसका फायदा उठाकर सफलता के चरम बिंदु पर पहुंच जाइए। यही मेरी शुभकामना है। इसी के साथ वीडियो को मैं समाप्त करता हूं।